हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक काल के गद्य का विकास पढ़ेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए UGC नेट, जैसा कि अभी कल ही एक नोटिस आया है कि UGC नेट दिसंबर वाले का उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो कैंडिडेट UGC नेट की तैयारी करना चाहता है वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकता है। TGT PGT एस्टेट 2024 और ऑल टेट, यानी कि किसी भी स्टेट में जो भी टेट होते हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और स्पेशल TGT PGT एस्टेट की एक मुहिम हमने स्टार्ट कर रखी है, तो उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 46 रहने वाली है। अभी तक की जो 45 क्लास है मैंने अपलोड कर दी हैं, और ये सारी क्लासेस आपको जब सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको संग्रहित मिल जाएंगी। अगर वहाँ पर भी किसी कैंडिडेट को नहीं देखना आता है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी मैं पर डे की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। MCQs जहाँ तक TGT PGT एस्टेट के लिए मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड ये सारा मैंने संपूर्ण करवा दिया है विद MCQs सहित। तो पद्य खंड की एक दो वीडियोस MCQs की और मैं डालूंगी, अभी बस वही रहती हैं। फिर आज मैं शुरुआत करती हूँ गद्य खंड की, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम जो आप पढ़ा रहे हैं हिंदी साहित्य जो आपने शुरुआत कर रखी है उसे प्लीज़ उस बुक को आप पूरा करवा दीजिए। तो देखो यहाँ से ये गद्य के लिए आपको समझने के लिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आता है आपका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंदर जैसे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जिस तरीके से केवल काव्य की रचनाएं होती रही, कोई इक्का दुक्की रचनाएं थी जो गद्य खंड में रचित होती थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते गद्य का भी और पद्य का भी बराबर विकास हुआ। यानी कि गद्य खंड पर भी काफ़ी लेखकों का ध्यान गया और काफ़ी रचनाएं गद्य में भी रचित हुई। तो गद्य के अंदर आपकी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि विधाएं गद्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और पद्य के अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, जो काव्य खंड है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। छायावादी, प्रगति, प्रयोग, ये सारे तो ये पद्य खंड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल का जो गद्य खंड था उसका विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि विकास पूछा है, और ये आपके सिलेबस में भी ये हेडिंग दिया हुआ है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अभी जो मैं एक दो पार्ट करके इसकी गद्य की वीडियो डालूंगी इस आधुनिक खंड के, तो 2-3 वीडियो जो आएंगी इतनी इम्पोर्टेंट होंगी कि क्योंकि ये जो गद्य खंड है इसका विकास एक दिन में नहीं हुआ, इसका आदिकाल से शुरुआत हो गई थी। एक दो रचनाएं हैं, 2-4 रचनाएं जो आदिकाल में लिखी गई, फिर कुछ रचनाएं हैं जो गद्य में भक्ति काल में भी लिखी गई, फिर कुछ रचनाएं आएंगी जो रीति काल में भी लिखी गई, और फिर आधुनिक काल का तो हमें बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो रचनाएं आदिकाल, वैसे आदिकाल का जो गद्य खंड है इसके नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी हो, या अपभ्रंश का गद्य साहित्य इस नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो उस क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है इसलिए मैंने वो वीडियो डाल दी थी। तो आदिकाल में कुछ गद्य रचनाएं लिखी गई, कुछ भक्ति काल में, कुछ रीति काल में। तो इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सी रचना कब लिखी गई और गद्य का विकास कहाँ से हुआ। क्या गद्य का विकास आधुनिक काल से ही शुरू हुआ? नहीं जी, गद्य का विकास आदिकाल से ही शुरू हो चुका था। तो कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गद्य का विकास हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक नाम आता है अद्योतन सूरी, और आपने सुना भी होगा, और इसकी एक रचना है कुवलय माला तो नामक एक गद्य कृति की रचना की। यानी कि एक UGC नेट से लेकर हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ये रचना पूछी जाती है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लें।
अद्योतन सूरी ने, ऐसे पूछा जाता है कि कुवलय माला नाम की कृति की रचना किसने की, तो अद्योतन सूरी ने की, और इसका समय सीमा है 778 ईस्वी के आसपास। तो ये बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले गद्य की जो रचना थी वो कौन सी देखी गई, ये अद्योतन सूरी की ये जो नाम है कुवलय माला, ये एक रचना थी जो गद्य रचना थी और जिसका समय सीमा है 778, यानी कि 778 ईस्वी के आसपास अगर बात करें तो तब भी गद्य की रचना लिखी जा रही थी। उसके बाद आता है 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कोई भी पेपर उठाकर देखें उसमें आपको मिलेगा। यानी कि सबसे पहले रचना गद्य में कौन सी लिखी गई, कुवलमाला। उसके बाद कौन सी आती है, रोड़ा। जैसे कि क्योंकि उस समय जो आदिकाल में जो गद्य रचनाएं लिखी गई या जो भी रचनाएं लिखी वो प्रामाणिक तौर पर थोड़ी सी संदिग्ध हैं। उनका प्रकाशन वर्ष बहुत ही कम आपसे पूछा जाएगा क्योंकि उनकी प्रामाणिकता में संदेह है। तो आपको ये याद रखना है कि अद्योतन सूरी की कौन सी रचना है, कुवलमाला। इसका प्रकाशन 778 ईस्वी में हुआ। जब आप गद्य का विकास पढ़ रहे हैं तो आपको सन भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रह ही जाएगा। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल को लेकर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये तीनों पॉइंट यहीं पर है आपके सामने कि राउलवेल की रोड़ा कवि की जो राउलवेल नामक कृति है वो किस प्रकार की कृति है, वो एक शिलांकृति है, मतलब एक शिल के ऊपर, शिल जैसे कहते हैं शिल के ऊपर अंकित है, ना कि पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद राउलवेला की दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य आपको पता होगा गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है, यानी कि जो काव्य गद्य में भी लिखा जाता है और जो पद्य में भी लिखा जाता है तो उसे चंपू काव्य की संज्ञा देते हैं। तो राउलवेला से आपको राउलवेल जो रोड़ा नाम की रचना है उसके बारे में 3 बातें याद रखनी है कि एक तो 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई, यह एक शिलांकृति है और ये एक चंपू काव्य है और प्राचीनतम हिंदी कृति है, मतलब हिंदी की सबसे प्राचीन कृति है, ठीक है। तो कुछ एक बातें हैं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अद्योतन सूरी कुवलमाला, उसके बाद फिर हमने चंपू काव्य ये राउलवेल पढ़ा। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। वैसे तो अगर आप हिंदी साहित्य में अगर ध्यान दिया होगा तो रीति काल के अंदर नख सिख वर्णन या श्रृंगार परंपरा का ज़्यादा वर्णन मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो राउलवेल नाम की कृति थी वो तब से ही श्रृंगार परंपरा यानी कि नख सिख वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा थी इसका प्रारंभ भी राउलवेल नामक कृति से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। अब इसमें है क्या, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें है क्या, मतलब नख सिख वर्णन है, एक तो राउलवेला, एक शिलांकृति है और एक चंपू काव्य है। साथ ही इसमें 7 बोलियों के शब्द भी मिलते हैं जिनमें राजस्थानी भाषा जो है इसकी प्रधानता है। उसके बाद राउलवेला की बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और आदिकाल के गद्य की अगर बात करूँ तो 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट आती हैं, एक उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एक वर्ण रत्नाकर। और जब मैंने आपको आदिकाल पढ़ाया था तब भी ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से डीप से मैंने बताई थी। छोटी छोटी वीडियो डालूंगी। आपका एग्ज़ाम पास में ही 7-8 दिसंबर को है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को लिख कर नहीं छोड़ना है, आपको इनको साथ के साथ याद करना है क्योंकि दोबारा आपके पास अभी रिवाइज़न के लिए टाइम नहीं है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये रचनाएं कई बार आपको क्रम से लगाने के लिए भी दे दी जाती हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। ध्यान से सुनना, वैसे तो कई सारी रचनाएं हैं, अभी आपने अद्योतन सूरी का भी पढ़ा था, 778 इसका प्रकाशन वर्ष था। फिर इसे प्रथम कृति क्यों नहीं कहा, इसे प्रथम कृति नहीं कहा, प्रथम कृति क्योंकि उसमें कुछ कमियां रही होगी जिसको हिंदी गद्य की प्रथम कृति
कृति कही जाए तो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे कहा जाता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण को कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी गद्य रचना हो रही थी, जैसे कि कुवल माल की अद्योतन सूरी बताई मैंने, राउल वेल रोड़ा कवि के राउल वेल बताई। ये रचनाएं भी इससे पहले भी लिखी जा रही थी। अब युक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की। अब युक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की ये पूछी जाती है, तो इसका कवि है दामोदर कवि। इसका समय सीमा पूछे तो 12वीं शताब्दी के आसपास लगभग बताया है, एग्जैक्ट यहाँ पर भी नहीं बताया है। जैसे कि राउल वेला की भी 10वीं 11वीं शताब्दी बताया था, तो काफ़ी इनमें एग्जैक्ट कुछ भी आपको नहीं मिलेगा प्रकाशन वर्ष। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है क्या? एक व्याकरण ग्रंथ है। अभी मैंने बताया राउल वेल क्या था, ये एक शिलांकृति थी और चंपू काव्य था। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में क्या था? एक व्याकरण ग्रंथ है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आदिकाल का व्याकरण ग्रंथ किसको माना जाता है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। यानी कि दो विद्वान हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना। अब आती है बात किसकी? अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण पे दो ही बातें आपको याद रखनी है, तीन बातें। एक तो 12वीं शताब्दी के आसपास इसका प्रकाशन हुआ, इसके कवि का नाम दामोदर है और ये एक ही व्याकरण ग्रंथ है। अगली बात आती है वर्ण रत्नाकर। ये मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ये सारी गद्य का विकास पढ़ रहे हैं हम, आदिकाल से शुरुआत कर रहे हैं कि आदिकाल से गद्य रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई। तो ये सारी आदिकाल की रचनाएं थी। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। और ज्योतिश्वर ठाकुर कौन सी भाषा के कवि थे? मैथिल कवि थे, मैथिली भाषा के। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। देखो, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ पूछे आपसे तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताना है। अगर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना आपसे पूछे तो वर्ण रत्नाकर बताना है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर का ढांचा यानी कि उसके अंदर है क्या? तो वर्ण रत्नाकर एक विश्व कोशात्मक है। विश्व कोश जैसे कि आपकी डिक्शनरी होती है ना, शब्दकोश हिंदी का होता है, उसी प्रकार की फीलिंग आती है इसमें भी, वर्ण रत्नाकर में भी। आगे है वस्तुतः हिंदी साहित्य गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अब देखो, ये सारी छुटपुट रचनाएं थी जो आदिकाल से गद्य में लिखी जा रही थी, लेकिन हिंदी साहित्य गद्य का अगर क्रमबद्ध इतिहास हम लेना चाहते हैं तो वो 19वीं शताब्दी से आपको मिलना प्रारंभ होगा। और आधुनिक काल का प्रारंभ जो है आपको पता है 1857 से लेकर 1900 के आसपास आधुनिक युग की शुरुआत समय सीमा मानी जाती है। तो हिंदी गद्य का क्रमबद्ध जो विस्तार हुआ वो कहाँ से हुआ? 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अब आपके पास सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं और अभी तक जो पढ़ी हैं यहाँ से भी एक प्रश्न लाजमी है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। देखो, आधुनिक काल से पहले यानी कि 19वीं शताब्दी में आते आते तो हमारा आधुनिक काल शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। कौन कौन से? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। कौन से 3 रूप प्रचलित थे? राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। ठीक है, तो इनमें सबसे पुराना राजस्थानी माना गया है, क्योंकि आपने आदिकाल के अंतर्गत पढ़ा भी होगा, डिंगल और पिंगल भाषाएं भी पढ़ा होगा। तो डिंगल क्या थी? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, उसको डिंगल कहते थे। और पिंगल क्या कहते थे? अपभ्रंश प्लस ब्रज, तो उसे पिंगल भाषा कहते थे। और इन दोनों का बोलबाला था आदिकाल के अंतर्गत। तो आदिकाल इससे पहले यानी कि आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से पहले राजस्थानी गद्य की प्रधानता थी और ब्रजभाषा गद्य की प्रधानता रही। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। ये बात आपको स्पष्ट होगी जो मैंने अभी अभी बताई। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जब 19वीं शताब्दी से पहले
तीन रूप प्रचलित थे, एक राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोली। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन तीनों में रचनाएं भी लिखी गई होंगी। तो राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, इस बुक के अंदर बहुत कुछ विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन आपको एस्टेट के लिए कितना पढ़ना है वही सब मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो ऐसी ये जो रचनाएं हैं मात्र एक बार आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें, बाकी यहाँ से आज तक एस्टेट में कहीं भी पूछी नहीं गई है, ठीक है। तो राजस्थानी जो गद्य की रचनाएं थी वो धनपाल कथा, तत्व विचार, पृथ्वी चंद्र चरित्र, मैंने ये कभी याद नहीं किए, आपकी मर्जी है आप इसे पढ़ें या ना पढ़ें। रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना? ये तो होगी राजस्थानी गद्य की। अब आती है ब्रज भाषा गद्य का। इसका सूत्रपात रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इन्होंने कब से माना? 1400 लेकर 1400 विक्रम संवत है। अगर ईस्वी से बात करें तो 1343 ईस्वी से लेकर से माना है, यानी कि 1343 ईस्वी के आसपास माना है ब्रज भाषा का विकास, ठीक है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 ईस्वी के आसपास किया। अभी राजस्थानी के बारे में बातचीत की, उसके बाद ब्रज भाषा, क्योंकि दोनों का बोलबाला था आधुनिक काल से पहले। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथ योगियों ने किया था। ये गोरखपंथी भी हमें पढ़ाए थे, जो हमने नाथ पंथ के अंतर्गत पढ़ा था। तो नाथ पंथ जो हमने पढ़ा था ये गोरखपंथी थे। इन्होंने गद्य का प्रारंभ किया ब्रज भाषा में और 1400 ईस्वी के आसपास किया, विक्रम संवत 1400 के आसपास, और ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। इसे भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मतलब डॉक्टर जो वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो नामक जो रचना है ना, उसमें एक शीर्षक आता है वचनिका, और उस शीर्षक के अंतर्गत भी गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम, मतलब जब अब यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप की बात हो रही है, तो अनेक विद्वान अलग अलग रचनाओं में से कुछ कुछ निकाल कर लाते हैं। तो वीरेंद्र नाथ का ये कहना है कि पृथ्वीराज रासो का जो शीर्षक वचनिका है उसके अंदर भी ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ की ब्रज भाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। अब बात आ जाए भक्ति काल के अंतर्गत, तो भक्ति काल के अंतर्गत ये हमने पढ़ा था विठलनाथ ने जो अष्टछाप की स्थापना की थी। भक्ति काल जो सूरदास वाला हमने कृष्ण काव्य पढ़ा था उसके अंतर्गत इसकी बात आती है। तो वल्लभाचार्य के एक पुत्र थे विठलनाथ, और इनकी एक रचना थी विठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन। इम्पोर्टेंट है ये रचना, पूछा जाता है कि श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है, तो विठलनाथ की। और ये भी किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा गद्य की रचना थी विठलनाथ की। और कौन कौन सी रचनाएं हैं? यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है, मतलब ये भी ब्रज में ही है। तो आपको पता है कि भक्ति काल ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। और लेकिन यहाँ पर हम काव्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पद्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम गद्य के विकास खंड की कर रहे हैं। यानी कि ये जो रचनाएं सारी आप पढ़ रहे हैं ये सारे गद्य के अंतर्गत थी। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। अब आदिकाल की अगर बात, मध्य भक्ति काल की अगर बात करूं तो भक्ति काल के अंदर भी 2-3 रचनाएं हैं जो प्रमुख तौर पर गद्य में लिखी गई। तो कौन कौन सी लिखी गई? 252 वैष्णव की वार्ता और नामक ग्रंथ और 84 वैष्णव वार्ता। ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे? विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं इनके रचनाकार, और ये गद्य में रचित थे। ठीक है, तो भक्ति काल के अंदर भी गद्य में रचनाएं हुई। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई। यानी कि जो 252 वैष्णव की वार्ता है, जो 84 वैष्णव की वार्ता है, 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की इसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, और इसमें क्या है? वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा की कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है।
उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है अब नाभादास। ठीक है, नाभादास ये राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं, वो अभी जो हमने पढ़ा थे कृष्ण भक्ति के अंतर थे। अब नाभादास ने संवत 1660 ईस्वी के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। देखो, ब्रज भाषा का विकास पढ़ रहे हैं कि आदिकाल से पहले 3 प्रमुख थे, एक तो राजस्थानी, एक ब्रज और खड़ी बोली। तो राजस्थानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्रज भाषा में काफ़ी रचनाएं लिखी गई हैं गद्य में, तो उनकी बातें अभी हम कर रहे हैं और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। तो नाभादास ने संवत 1660 के आसपास एक रचना लिखी, अष्टयाम। इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा जाता है कि अष्टयाम किसकी रचना है, तो नाभादास की। किस में लिखी गई? गद्य में लिखी गई। और कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई। इसके अंतर्गत अष्टयाम, याम मतलब पहर, 8 पहर, इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठ मणि डैश डैश के अगर ये आप छोड़ सकते हैं। सुरती मिश्र ने संवत, ये इंपॉर्टेंट है, सुरती मिश्र ने संवत 1767 में वैताल 25 नामक पुस्तक की रचना की। देखो, गद्य का ही विकास खंड बताया जा रहा है, पहले कौन सी रचना, फिर कौन सी, फिर कौन सी, और ये सारा सीक्वेंस से क्रम चल रहा है। तो सुरती मिश्र भी एक रचनाकार थे जिसने वैताल 25 लिखी और 1767 संवत में। वैताल 25 की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वैताल 25 की जो कथा कहाँ से ली गई, तो एक संस्कृत के कवि हैं शिवदास, उसकी रचना से ली गई। वैताल 25 का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने वैताल 25, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको कई जगह पर सुरती मिश्र की मिलेगी वैताल 25 और कई जगह पर आपको वैताल 25 किसकी मिलेगी? लल्लू लाल की। तो लल्लू लाल ने जो अनुवाद किया किसका? हिंदुस्तानी में अनुवाद किया मजहर अली के साथ मिलकर। तो लल्लू लाल ने भी अनुवादित रचना लिखी वैताल 25 खड़ी बोली में। और ये जो वैताल 25 सुरती मिश्र ने लिखी थी, ये संस्कृत के कवि की लेकर इन्होंने क्या की थी? अनुवाद किया था। ठीक है, और खड़ी बोली में किसने लिखा? लल्लू लाल ने। अब 4 कवि पढ़ेंगे, लल्लू लाल, सदल मिश्र और एक्स्ट्रा, ये सारे किस में आ जाते हैं? खड़ी बोली के कवि हैं। संवत 1852 में लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचने का, ये आप रहने दीजिए। और उसके बाद दनकोर के निवासी, इसे भी आप रहने दीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ आपको वही बताती चलूँगी जहाँ से अभी तक प्रश्न पूछा गया है। वैसे ये गद्य का विकास खंड है, अब आपको कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है कि आप इतनी डिटेल से इसे पढ़ेंगे। ठीक है। लल्लू लाल ने राजनीति तथा माधव विलास नामक ब्रज भाषा गद्य पद मिश्रित रचना की। तो लल्लू लाल की एक रचना ये भी है। माधव विलास 19वीं शताब्दी के आसपास सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। यानी कि माधव विलास की रचना किसने की थी? लल्लू लाल ने। राजनीति और माधव विलास, ये 2 रचनाएं और हैं लल्लू लाल जी की, जो ब्रज भाषा के गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना है। लिख लेना इन्हें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद ये पॉइंट भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट आता जाएगा मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, ये आप देखेंगे सब, यहाँ से प्रश्न कहीं पर भी नहीं पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं। और अपने उसके लिए दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, अब बात करते हैं दक्षिणी हिंदी का, आपने नाम सुना होगा जो दक्षिणी हिंदी थी। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज, इसका ध्यान रखें, इसको माना जाता है। और इसकी रचना कौन सी है? ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना है मेराजुल आस्किन, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माने जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसके बाद इनकी अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? मतलब इस कवि की, ख्वाजा बंदा नेवाज की शिकारनामा, तिवा वतुल वजूद, हिदायत, ये आपसे पूछी नहीं जाएंगी कहीं भी, बस इनका नाम याद रखना थोड़ा सा। और मिराजुल आस्किन, ये जो इसकी रचना है मिराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। तो ये सब आप रहने दें। ठीक है। और दक्षिणी हिंदी में कुवली याते कुली कुतुब शाह नामक के वृद्ध काव्य की रचना, ये भी मैंने कभी नहीं पढ़े थे भाई, अगर इन्हें आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ से थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बात आएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप आ जाइए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कहाँ से माना है? तो बताना है अकबर के समय का एक कवि था गंग कवि, और इसकी रचना थी चंद छंद बरबन की महिमा। यानी कि आपसे पूछ ले हिंदी साहित्य की, हिंदी गद्य की प्रथम खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना आपसे पूछे, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किसकी है? तो गंग कवि की है। और रचना कौन सी है? चंद छंद बरबन की महिमा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट सही है, यहाँ से आप याद करना शुरू कर दे। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना, गुरुमुखी, ये आप रहने दे, फिर से इसे भी आप रहने दे। और यहाँ से फिर से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा मानते हैं। मतलब ये कुछ एक कवि हैं, ये लेखक हैं जो साहित्यिक खड़ी बोली का गद्य का विकास कहाँ से मानते हैं? गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र से मानते हैं। अगर आपसे स्पेशल नाम लेकर ही पूछते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार कौन है, तो सदल मिश्र और लल्लूलाल हैं हिंदी गद्य के, ठीक है, खड़ी बोली का आविष्कार करने वाले सर्वप्रथम। तो ये एक इसकी स्पेशल इसी के अनुसार हैं। 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ, ये सब छोड़ दिए आप यहाँ से भी। फिर ये देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 यानी कि 1741 ईस्वी में रचित, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके शुरू हो जाते हैं। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक स्वीकार किया है। जितने स्टार लगाएं आप इसके लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यहाँ से। यानी कि गद्य की जो शुरुआत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को, ये प्रश्न पूछा गया था। रामचंद्र शुक्ल जी ने परिमार्जित गद्य मतलब शुद्ध गद्य में लिखा हुआ एकदम बिल्कुल सटीक सही तरीके से गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो बताना है भाषा योग वशिष्ठ को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परिमार्जित गद्य के प्रथम पुस्तक किसको माना? भाषा योग वशिष्ठ को। और ये भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। जब पुस्तक सबसे पहले भाषा योग वशिष्ठ को माना है तो लेखक भी प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी निरंजनी को स्वीकार किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। अब जब ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाषा योग वशिष्ठ नामक पुस्तक की जो बोली है वो कैसी है? पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मतलब खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ किसको माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो भाषा योग वशिष्ठ को माना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? गद्य का प्रथम कवि तो निरंजनी को माना। निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली में तो है, लेकिन उसमें पंजाबी और ब्रज भाषा भी मिली जुली है। उसके बाद अब वीडियो देखती हूँ कितनी बड़ी होगी। बस भाई 30 मिनट से ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब यहाँ से ना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सारे शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, ठीक है। अगली वीडियो के लिए देखिए शाम तक बनाती हूँ। तो ये मैं अभी सुबह सुबह मैंने सारे काम छोड़कर ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।